नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। पहली खबर भारतीय सेना से आ रही दोस्तों। ये कहा जा रहा है कि अब भारतीय सेना अगले 2 सालों की अवधि में कश्मीर में अपने जवानों की संख्या में करीबन 2 लाख की कमी करना चाहती है, जिसमें कि कुछ स्थिर इकाइयों के अलावा राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी इकाइयों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं रक्षा सूत्रों का कहना है कि सेना अपनी ताकत 12.8 लाख से घटाकर लगभग 10.8 लाख करना चाहती है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये कहा जा रहा है कि सैनिकों की संख्या को युक्ति संगत बनाना एक सतत प्रक्रिया है और कई पहलुओं पर गौर भी किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि पिछले 2 सालों में सेना में कोई भर्ती नहीं हुई, जिसकी वजह से सेना में करीबन 1.3 लाख कर्मियों की कमी है। भले ही अग्निपथ योजना शुरू की गई है, लेकिन इस साल केवल 35 से 40 हजार कर्मियों की ही भर्ती की जा रही है। वहीं डिफेंस सोर्सेज कहते हैं कि नई नीति के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की तैनाती में पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 63 यानी कि 63 RR बटालियन है और ये सेना की अन्य इकाइयों से यानी कि यूनिट से काफी आधुनिक होती है। हालांकि यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये होती है कि राष्ट्रीय राइफल की संख्या में कटौती करना क्या वास्तव में आतंकवाद रोधी ग्रिड को प्रभावित करने में सक्षम हो पाएंगे, ये तो तय समय बताएगा। और सेना दोस्तों कम से कम 2 लाख सैनिकों की कमी करना चाहती है, जिसके पीछे का साफ तौर पर कारण ये है कि भारतीय सेना अपने आप को और ज्यादा आधुनिक बनाने पर ध्यान दे रही है और नई नई तकनीक को सेना में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार सीमा पार करके आए उग्रवादियों ने असम राइफल के जवानों पर गोलियां चला दी, जिसमें कि एक जवान घायल हो गया है। बता दें कि फायरिंग की घटना त्रिप चांगलांग इलाके में हुई है। बताया जा रहा है कि असम राइफल के सैनिक अगस्त में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले क्षेत्र में गश्त का काम कर रहे हैं, तभी ये घटना हुई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के पंगसाउ दर्रे के पास गोलीबारी में एक JCO भी घायल हो गया, जबकि फायरिंग की एक और घटना नागालैंड के नोकलाक जिले में हुई, जिसकी जानकारी अभी मिलना बाकी है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश बॉर्डर पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, जहां पर एक तस्कर ने BSF के एक जवान को गोली मार दी। BSF ने कहा कि तलाशी के दौरान करीबन 15 से 20 तस्करों ने देसी हथियारों से BSF की टीम पर गोलियां चला दी। BSF ने गोलीबारी से बचने की आड़ तो ली, लेकिन वहां महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी के कारण जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। और ये भी कहा जा रहा है कि गोलीबारी में एक जवान सतीश कुमार घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि ये हथियारबंद तस्कर थे जो कि भागने में सफल रहे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, दोनों तरफ स्थितियां काफी गंभीर बन रही हैं और ऐसे में भारत सरकार और गृह मंत्रालय को तेजी से इस पर विचार करना होगा कि इस तरीके की घटनाएं, जो कि खास करके चलो आपने पकड़ लिया या फिर इनके पास कोई भी चीजें मिल गई, तस्करी का सामान है या मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन गोलियां चलाना ये कहाँ का कानून है और ये किसकी आड़ में ऐसा कर रहे हैं, इस पूरे गिरोह का पता लगाना होगा। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, चाहे वो बांग्लादेश बॉर्डर है, कुछ भी है, इस तरीके की घटनाओं पर अब तुरंत ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि गोली का जवाब भी गोली से दिया जाना चाहिए। आप मेरी बात से कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है डिफेंस एक्सपो 2022 को लेकर। दोस्तों डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 5 दिनों का की जो डिफेंस एक्सपो होगा उसका लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस आयोजन में यानी कि इस एक्सपो में भारत और विदेशी दोनों की 1000 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भूमि, नौसेना और मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों पर एशिया की ये सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, जिसके लिए 63 देशों के 121 विदेशी प्रदर्शकों सहित 973 प्रदर्शकों ने पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाया है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में कहा भी है कि इस साल के डिफेंस एक्सपो में IDX नामक एक कार्यक्रम होगा, जहां स्टार्टअप अपने विचारों को दर्शकों के सामने लाइव रखेंगे और IDX डिफेंस एक्सपो 2022 के मुख्य आकर्षणों में से एक होगा। दोस्तों अगली खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत का एक हाई लेवल डेलीगेशन, जिसमें कि भारतीय नौसेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी होंगे, वे एक्सपो नेवल 2022 में जो कि 29 नवंबर को आयोजित किया जाएगा चिली में, वहां पर जाएंगे, जहां पर वे अपने ब्रह्मोस के तटीय आधारित यानी कि कोस्टल वेरिएंट ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल और वॉरशिप को चिली की आर्म फोर्सेस को ऑफर करेंगे। इसके साथ ही इस रीजन में जो भी देश हैं उन्हें भी यही ऑफर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय शिपयार्ड्स हैं वे अपनी तकनीक और शिप बिल्डिंग की क्षमता को साउथ अफ्रीकन महाद्वीपीय देशों को प्रदर्शित करना चाहती है, जिसके लिए भारतीय शिपयार्ड वहां के जो लोकल नेवल शिपयार्ड हैं उनको भी तलाश रहा है, ताकि वे भारतीय जहाजों का प्रचार कर सके। इसके अलावा दोस्तों भारत ब्राजील और चिली की जो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं उनकी मेंटेनेंस करने पर भी विचार कर रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है STT-40 को लेकर। दोस्तों अब HAL ने एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया है, जिसके तहत अब
STT-40 पर आधारित एक लाइट अटैक वेरिएंट एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके जो रग्ड लैंडिंग गियर्स हैं इन्हें आधे अधूरे रनवे से भी ऑपरेट किया जा सकता है। खास करके जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस होते हैं, यानी कि अग्रिम सीमाएं जो होती हैं वहां पर जो मौजूद हमारे एयर स्ट्रिप्स होती हैं, इसके अलावा रेगिस्तानी वातावरण और गर्म और हाई एल्टीट्यूड में ये ऑपरेट किया जा सकेगा। हालांकि HAL अपने ट्रेनर वेरिएंट को तो आगे बढ़ाएगा ही, साथ ही लाइट अटैक वेरिएंट को जो कि STT-40 पर आधारित होगा उसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, खास करके जो देश एक कम कीमत वाला लाइट अटैक एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये जो लाइट अटैक एयरक्राफ्ट होगा वो क्लोज एयर सपोर्ट, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन, टारगेट रिकॉग्निशन एंड डेजिग्नेशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि दोस्तों HAL अब एक लाइट अटैक वेरिएंट पर काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल एक युद्धक भूमिका में किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि रक्षा मंत्रालय से आ रही है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने अब चौथी पॉजिटिव स्वदेशी लिस्ट के लिए चीजों की पहचान की है, जिसमें से 350 जो हाई वैल्यू इंपोर्टेड आइटम्स है जिन्हें कि हम बाहर से खरीदते हैं वे शामिल हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें से 147 यानी कि 147 जो आइटम्स है उनका स्वदेशीकरण किया जा चुका है और बाकी के जो आइटम्स बचे हैं उन्हें 3 सालों में स्वदेशीकरण के स्तर पर लाया जाएगा। इसके अलावा भारत ने अपने डिफेंस बजट का 25% रिजर्व रखा है उन उत्पादों के लिए जिन्हें स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियां तैयार करेंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को लेकर। दरअसल दोस्तों भारतीय स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा TU-160 को लीज पर लिए जाने की जब से बात सामने आई है तब से कई डिफेंस एक्सपर्ट्स अलग अलग राय दे रहे हैं, जिनमें से कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ये बात सुझाई है कि भारत को TU-160 जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है उसे तो लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भारत को अपना ध्यान अपने मीडियम रेंज स्टेल्थ बॉम्बर पर भी रखना चाहिए, क्योंकि TU-160 एक बड़ा और एक फास्टेस्ट सुपरसोनिक बॉम्बर है। हालांकि TU-160 को लीज पर लेने से भारत को एक महत्वपूर्ण फायदा यह मिलेगा कि भारत इस लॉन्ग रेंज बॉम्बर के कॉन्सेप्ट को समझ सकेगा और इसी आधार पर भारत अपनी नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तैयार कर सकता है। यानी कि दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, लीज पर हम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत को समझने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से इस तरीके के जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और उसी के आधार पर भारत अपना खुद का एक मीडियम रेंज, हम लॉन्ग रेंज की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पास ये जो लीज पे लिए गए TU-160 हैं वो तो रहेंगे, लेकिन हमारा खुद का अपना मीडियम रेंज स्टेल्थ बॉम्बर होगा। अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो आ रही है BGMI गेम को लेकर। दरअसल भारत ने पिछले महीने दक्षिण कोरियाई दिग्गज क्राफ्टन के बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध से पहले BGMI ने देश में 100 मिलियन से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जिससे कि भारत ने स्थानीय IT कानून की धारा 69A के इस्तेमाल करने के बाद इसे अवरुद्ध कर दिया। इसका सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि भले ही ये जो गेम है वो साउथ कोरिया की कंपनी का है, लेकिन वे चीन के साथ डेटा शेयर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब ये जो कंपनी है ये भारत के खिलाफ एक मजबूत रणनीति के साथ सामने खड़ी हो गई है। दरअसल भारत में खेल कंपनियों के एक समूह ने भारतीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि देश में BGMI को प्रतिबंधित ना किया जाए और भारत सभी संस्थानों के लिए समान और निष्पक्ष व्यवहार करे। साथ ही इस कंपनी ने कहा कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया पर प्रतिबंध एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और भारत मनमाने ढंग से इस तरीके के काम कर रहा है जो कि भारत में युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को अवसरों से वंचित करेगा। एक बात दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये BGMI ने एक ग्रुप जो बनाया है भारत के खिलाफ और भारतीय प्रधानमंत्री से इस गेम से बैन हटाने की बात कही है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे चीन का भी हाथ है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के गेम से हमारी युवा पीढ़ी कुछ सीख नहीं रही है बल्कि अपना समय बर्बाद कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने जब चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था तो उससे जुड़े जो भी दूसरे एप्लीकेशन है उन्हें भी भारत ने बैन कर रखा है। तो ऐसे में BGMI भले ही अपना तर्क दे दे कि भारत के युवाओं को रोका जा रहा है और भारत मनमाने ढंग से काम कर रहा है, चाइना को बोल के दिखा दो जरा कि मनमाने ढंग से करके दिखा रहा है कोई काम। हलक में ना डंडा दे दिया तो आप नाम बदल देना, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है, चाहे वो दक्षिण कोरिया ही क्यों नहीं है। भारत सरकार ने जो फैसला किया ठीक किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हमारे IT सेक्टर को पता चल चुका है कि ये कंपनी भले ही दक्षिण कोरिया की है, आप डेटा शेयर कर रहे हो चाइना के साथ, तो आप किस बात से हमारे सामने आ रहे हो कि इस गेम से बैन हटा दिया जाए। आप 10 गेम ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका कनेक्शन चाइना से होता है उसके लिए कोई जगह नहीं। भारत ने तो PUBG को भी बैन कर दिया था। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना से आ रही है। दरअसल भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्रप्रहार 2022 की शुरुआत 8 अगस्त 2022 को शुरू हो गई है। यह हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्थित
स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू की गई है। अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व यूएस स्पेशल फोर्सेस के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप यानी कि एसएफजी और स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन यानी कि एसटीएस के जवानों ने किया और भारतीय सैन्य दल में पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो शामिल है। वज्र प्रहार की श्रृंखला के संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस के बीच संयुक्त मिशन योजना और ऑपरेशनल रणनीतियों के अनुभवों को साझा करना है। इस वार्षिक अभ्यास की मेजबानी भारत और अमेरिका बारी बारी से करते हैं। इसका 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में जॉइंट बेस लेविस मैकॉर्ड वाशिंगटन में हुआ था। दोस्तों अगली खबर चाइना को लेकर आ रही है। मनमाने ढंग से चाइना आगे बढ़ रहा है। दोस्तों बता दें कि चाइना का जासूसी जहाज श्रीलंका की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है और ये जहाज इस वक्त श्रीलंका के हबनटोटा पोर्ट से करीबन 470 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट्स से लेकर मिसाइल को ट्रैक करने वाला ये जहाज धीरे धीरे हबनटोटा की तरफ बढ़ रहा है। बता दें कि ये जासूसी जहाज इंडोनेशिया से रवाना हो चुका है और 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हबनटोटा की तरफ बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे ये जहाज हबनटोटा पहुंच सकता है। वहीं भारत ने श्रीलंका को भी बोल रखा है कि वो चीनी सरकार से बात करे और इस जहाज का रास्ता बदलने को कहे और श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर जवाब दे दिया गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने कोलंबो स्थित चीनी दूतावास पर अधिकारियों से संपर्क किया है और उनसे जहाज को हबनटोटा पोर्ट से कहीं और ले जाने का अनुरोध किया है और चीन की तरफ से भी पलटकर इसका जवाब सामने आ गया है। चीन ने भारत का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा है कि कुछ खास देश चीन की वैज्ञानिक खोज को सफल होते नहीं देखना चाहते हैं और उसमें बाधा डाल रहे हैं। साथ ही वो चीन और श्रीलंका के बीच आपसी सहयोग को प्रभावित कर रहे हैं। बता दें कि 23,000 टन वजनी ये जहाज अपने साथ 400 नौसैनिकों को ले जा सकता है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप जानते हैं कि कितना एडवांस है ये जहाज, जो कि पूरे हिंद महासागर को ट्रैक कर सकता है, उनकी मैपिंग कर सकता है, रास्ते ढूंढ सकता है नए नए। इसके अलावा ये जहाज ओडिशा से होने वाले किसी भी मिसाइल टेस्ट के बारे में सारी जानकारी पता लगा सकता है। इसकी मदद से चीन उस खास मिसाइल की परफॉर्मेंस और उसकी सटीक रेंज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेगा। हालांकि भारत ने कहा कि इस जहाज के हर कदम पर भारत ने नजर बना के रखी हुई है। अब ये देखना होगा कि कल ये हबनटोटा पहुंच पाता है या नहीं, या फिर ये अपना रास्ता बदलकर कहीं और चला जाता है। अगली खबर ताइवान से आ रही है। दोस्तों ताइवान की सेना ने किसी भी हमले के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल शुरू की है। चीन के बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास के कुछ दिनों के बाद ताइवान ने यह ड्रिल शुरू की है। ताइवान के 8वीं सेना कोर के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिणी काउंटी में सुबह 8:40 पर यह अभ्यास शुरू हुआ है। ताइवानी सेना ने एक बयान में यह भी कहा है कि इस अभ्यास में सैकड़ों नौसैनिक तैनात होंगे और लगभग सभी विमान भी शामिल होंगे। अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में वजीरिस्तान जिले के मीर अली इलाके में सेना के काफिले पर आत्मघाती बम हमला हुआ, जिसमें सेना के 4 जवानों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि सेना का यह काफिला मिराली से मिरामशाह जा रहा था। आत्मघाती हमलावरों ने पास में खड़े एक वाहन के पास अपने आप को उड़ा दिया। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में इस तरह के आत्मघाती बम हमले हुए हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और इंटरनेशनल अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।